ऑडिट और ऑडिटर्स के हवाले से डिस्कशन एंड अप की है। उम्मीद करते हैं सो गाइस, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अभी हमने डिस्कशन एंड अप की है ऑडिट और ऑडिटर्स के हवाले से कि ऑडिट क्या होता है और ऑडिटर कौन होते हैं, एग्जाम्पल के तहत समझाया गया है। और ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। तो किसी भी किस्म का टेस्ट या इंटरव्यू या कहीं भी आप प्रोफेशनल डिग्री वगैरह या आप बी कॉम कॉमर्स के कोई भी किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर इस हवाले से किया जाता है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो इसी वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग पर जो स्टैंडर्ड्स अब तक बने गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, इनकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है ये प्रोफेशनली स्टैंडर्ड होते हैं जो कि डील करते हैं विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जब ये फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्ट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए उसके लिए ये जो है स्टैंडर्ड्स जो है वो लागू होते हैं। जिस तरह हमारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं तो उसी तरह ये ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स हैं, इसको फॉलो कर कर ऑडिट किया जाता है। ये इशू कौन करता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट इसको इशू करते हैं। थ्रू किसके ज़रिए से? इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अच्छा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में तो हम ऑलरेडी हमारे ऑडिट और ऑडिटर के टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम इसके बारे में कि एश्योरेंस स्टैंडर्ड वगैरह इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जैसे हमारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। इसी तरह ऑडिट को भी जब हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कब कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसमें हम ये देखते हैं, देखिए मैं इसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है इसको मैं फाउंडेशन ऑफ ऑडिट के तौर पर ट्रीट करता हूँ। फाउंडेशन ऑफ ऑडिट यानी जिस तरह हमारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं उसकी पूरी एक डिटेल हमने पढ़ी होती है। किसी भी आप आई कैप के CA, CCA की बुक्स में से देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है, स्कोप होता है, पर्पस होता है, फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं उस स्टैंडर्ड के। इसी तरह ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स के भी इसी तरह ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया जाता है। और ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को ये फाउंडेशन मैंने इसलिए किया, जैसे अकाउंटिंग के बेसिक 5 पिलर्स होते हैं उसके बग़ैर जो है अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह मैं अपने ओपिनियन ये रखता हूँ कि ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो भी इन स्टैंडर्ड यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है जब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो स्टैंडर्ड जो है आप अप्लाई कर भी लें तो मेरे ख़्याल से उसके फ़ायदा कोई नहीं है जब तक आपको उसकी बेसिक बैकग्राउंड ना पता हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हमारा लीगल स्टेटस। ये जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें पर्पस होता है और फिर इसके बाद इसका स्कोप आता है, फिर इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, फिर ऑडिटर की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और एंड पर जो है अदर कंटेक्स्ट जिसमें ISA इस्टेब्लिश किया गया होता है उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका ये हमारा कहलाता है लीगल स्टेटस, यानी ये लीगल है, इसके बारे में इतना इस पर इतना फोकस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सेकंड इसमें चीज़ आ रही है ऑब्जेक्टिव, ये इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ये हमें बता रहा होता है कि पर्पस क्या है इसका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड,
और वाई वी डू हैव इट, यानी हमें ये वाई वी डू हैव इट, और लास्ट पर व्हाट डू ट्राइंग टू हेल्प, व्हाट इज़ ट्राइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। तो ये तीन चीज़ें ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए, यानी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद डेफिनेशन। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी टॉपिक को आप ले लें, उसकी जो डेफिनेशन होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। उसके बाद हम चले जाते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स पर। रिक्वायरमेंट्स में क्या डिस्कशन होती है कि हमने क्या किस चीज़ को, यानी ऑडिटर्स ने फॉलो करना है, उसके लिए रूल्स, कौन सी चीज़ को फॉलो करना है, उसके लिए रूल्स सेट किए जाते हैं ऑडिटर के लिए, कि यानी इन रूल्स के से बाहर जाकर ऑडिटर कोई काम नहीं कर सकता। ऑडिटर जो है अपने ओपिनियन शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। उसके बाद जो है वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, यानी अगर वो ओपिनियन उसने शो करना है, बेशक वो फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट हो या ना हो। और एंड पर जो है, यानी स्टेप बाय स्टेप व्हाट शुड बी डूइंग। तो ये चीज़ जो है रिक्वायरमेंट्स में ऑडिट के स्ट्रक्चर्स में फॉल करती हैं। उसके बाद हमने एक लास्ट चीज़ इसकी होती है एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी। मिसाल, आप एक स्टैंडर्ड्स उठाया हुआ आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, लेकिन उसकी डेफिनेशन की आपको समझ नहीं आई। उस जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे एंड नोट्स दिए होते हैं, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी लेकिन उसकी समझ नहीं है, वहाँ पर एक स्टार सा बना हुआ है, मिसाल यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में आ जाएंगे, उधर जो 10 नंबर का होगा उसमें इसकी डिटेल जो है वो डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया होगा। तो यहाँ से आपको जो है ना क्लियरली उस स्टैंडर्ड के बारे में समझ आ जाएगी पढ़कर। अगर डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आती तो फिर आप एंड पर जाकर उसके एक्सप्लेनेटरी मटेरियल और एप्लीकेशन को जाकर पढ़िएगा। जब ये पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल को, तो यहाँ से आपको स्टैंडर्ड की काफ़ी सारी समझ आ जाएगी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव थ्योरी है, ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कब होते हैं। अच्छा, इसको गौर से समझिएगा, मैं इस पर लिखाई भी करूँगा तो आप इसको गौर से समझिएगा, अगर नोट करना हुआ तो नोट भी कर लें। स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, यानी ये कब एप्लीकेबल होते हैं, कि कौन से स्टैंडर्ड्स को कब लगाना है, क्या प्रोसीजर होगा उसका, उसके बारे में बताते हैं। कि सबसे पहले जो है कि यानी हमारे जैसे ऑडिट में हमने डिस्कशन किया कि एक अकाउंटेंट होता है, उसका एक दोस्त आता है, वो कहता है बाहर से बंदे को आप हायर करें और उसको क्या नाम है उससे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करवाएं। इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। तो ये कौन होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि प्रैक्टिशनर है, जैसे हमने डिस्कशन किया अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होता है। अच्छा, इससे वो अपने अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इन प्रैक्टिस होता है, ये क्या काम कर रहा होता है कि हमें दो किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। एक होती है अश्योरेंस सर्विसेज और एक होती है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि अश्योरेंस सर्विसेज क्या होते हैं और नॉन अश्योरेंस सर्विसेज क्या होते हैं। अश्योरेंस सर्विसेज वो होता है जिससे थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाए, यानी थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पर इंक्रीज़ हो जाए। वेयर द थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंस इज़ इंक्रीज्ड। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ होगा उसको आकर हम देखते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें आगे चलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी हमारे एक बिज़नेस है, जैसे हमने ऑडिटर में कि मिस्टर ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसने कुछ मैनेजमेंट भी हायर की थी। मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कुछ सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करती है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब कि
मिसाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं। और फिर किस लिए तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इंटेंडेड यूज़र के लिए। इंटेंडेड यूज़र्स में कौन आते हैं? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? मिसाल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से स्टेक होल्डर में कौन आ जाते हैं? मिसाल एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, सप्लायर होते हैं, रिसीवेबल्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेंडेड यूज़र। यानी मैनेजमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए बनाए जाते हैं? यूज़र्स के लिए, ताकि हो सकता है उसको आगे वक्तों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करना चाहे, तो इस बेस पर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। लेकिन बाहर का बंदा क्यों हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिलाय करेगा, क्यों उस पर यकीन करेगा कि ये, तो उस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए सब्जेक्ट मैटर को प्रैक्टिशनर्स को दे दिया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट पर्सन, जो कि हम डिस्कशन कर चुके हैं ऊपर, जैसे मैंने मेंशन किया। इंडिपेंडेंट पर्सन को दे देते हैं ताकि वो इसको एनालिसिस करे। इसकी एनालिसिस के लिए इसको दे दिया जाता है फॉर एनालिसिस, कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालिसिस करे, उस पर उसको इवालुएट करे। इसकी बेस पर वो कोई ना कोई, यानी वो क्या देख रहा होता है कि क्राइटेरिया जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसके मुताबिक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, कहीं जो रूल्स हैं प्रोसीजर्स हैं उससे बाहर तो नहीं जा रहा। इसकी बेस पर, इन सब चीज़ों की बेस पर हमारा जो प्रैक्टिशनर है वो एक ओपिनियन जारी कर देगा, यानी अपना एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन दे देगा अपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। ये ओपिनियन जब देगा, इसका क्या मतलब है? इस ओपिनियन को इंटेंडेड यूज़र यूज़ करेंगे और इंटेंडेड यूज़र इसको यूज़ करने के बाद उनका इस चीज़ पर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी। वो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो प्रैक्टिशनर सीए इंडिपेंडेंट पर्सन को दिए जाएंगे, जो कि उस पर अपने एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन शो करेगा। वो फिर इंटेंडेड यूज़र उसको चेक करेंगे, क्योंकि उस पर ओपिनियन आ चुका होगा, ऑडिट उसका हो चुका होगा, जिसकी बेस पर इंटेंडेड यूज़र के थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ हमारी जो है एश्योरेंस सर्विसेज कहलाती है। तो यानी किस तरह करेंगे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो कि मैनेजमेंट है, प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर which is evaluated by the practitioner against criteria, यानी जो क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक इसको इवेल्युएट करेगी, एंड देन एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच इज़ used the intended user so that assurance is increased। यानी responsible party prepares subject matter which is evaluated by the practitioner against given criteria, that then express an opinion which is used by the intended user so that assurance can be increased। तो ये थी हमारे अश्योरेंस सर्विसेज के बारे में कि अश्योरेंस सर्विसेज क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं, ये यहाँ पर मैंने इसको वो स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये साथ मैंने, अगर जो मैंने इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया या उर्दू में आपने नोट करना है तो वो नोट भी कर लीजिएगा। तो ये इस तरह का, जो जिस तरह इसकी स्लाइड है, यानी मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर बनाता है, फिर वो प्रोवाइड करता है प्रैक्टिशनर्स को, प्रैक्टिशनर एनालिसिस करता है, क्राइटेरिया बनाता है, फिर एक्सप्रेस ओपिनियन करता है, फिर दोबारा ये इंटेंडेड यूज़र की तरफ जाता है और वहाँ से थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में थोड़ी देर तक डिस्कशन करता हूँ। अभी इसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि अच्छा चलें यहीं पर इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं है।
एश्योरेंस सर्विसेज अगर ये होते हैं तो नॉन एश्योरेंस सर्विस क्या होता है? आपने किसी भी कंपनी के, यानी अगर किसी कंपनी के बुक्स, एक मिनट पहले सारी सामने ले आए। अच्छा, ये है, क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इवन के क्वालिफाइड सीए वाले बंदे, यानी ये कंपनी है, इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो मेंटेन किए हुए हैं, वो चला जाता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट किस से मेंटेन करवाया? हो सकता है सीपीए वाले बंदे से करवाए हों, सीएफए बंदे से करवाए हों, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाए हों, मास्टर्स इन कॉमर्स फाइनेंस वगैरह से करवाए हों। तो इसका क्या मतलब है? बेशक इसने सीए, सीएफए और जिस मर्जी सीएमए वगैरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाए हों, तो ये चीज़ जो है ये एश्योरेंस इंक्रीज़ नहीं करती है, बेशक इसने सीए वाले बंदे से ही क्यों ना अपने अकाउंट्स मेंटेन करवाएं हो। थर्ड पार्टी जब तक उस पर यानी कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो है उस पर जब तक अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करेगा, थर्ड पार्टी का ओपिनियन कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इसीलिए ये नॉन एश्योरेंस कहलाती है। यानी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन के सीए क्वालिफाइड बंदे से मेंटेन करवाए हो, लेकिन उस पर एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन जब तक शो नहीं किया गया होगा तो वो हमारे नॉन एश्योरेंस सर्विसेज कहलाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं एश्योरेंस सर्विसेज। अच्छा, ये जो है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, ये हमारी स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इस मौके पर ये वाले स्टैंडर्ड जितने भी होंगे जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जब थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ नहीं होता तो इस मौके पर हम स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज इंटरनेशनल अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में अप्लाई करेंगे। इसके बाद है कि वेयर आर टू प्रोवाइड एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज कहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं? एश्योरेंस सर्विस फिर फर्दर आगे दो जगहों पर प्रोवाइड की जाती हैं। एक होती है हिस्टोरिकल स्टेटमेंट पर और दूसरी होती है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ हिस्टोरिकल भी लिख लेना। एक तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रोवाइड किए जाते हैं और दूसरा एश्योरेंस सर्विसेज, और दूसरी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि नॉट एब्सोल्यूट बट रीजनेबल एश्योरेंस शुड बी प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब होता है? नॉट एब्सोल्यूट यानी किसी भी चीज़ पर एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन आप 100% तो नहीं दे सकते ना, तो ये होता है नॉट एब्सोल्यूट। बट रीजनेबल एश्योरेंस 100% यानी कि चीज़ करेक्ट है, लेकिन 100% तो कोई नहीं कह सकता ना कि ये चीज़ करेक्ट है। इसीलिए जब भी ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा होता है, ना कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू। यानी 100% गारंटी तो नहीं होती ना, इसीलिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू को शो करता है। जबकि रीजनेबल एश्योरेंस क्या चीज़ है कि ये रिव्यू करता है सिर्फ काम को, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है काम में। जब हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रीजनेबल एश्योरेंस मुहैया करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहलाते हैं? ऑडिट कहलाते हैं। ये लिखा हुआ है इसके बारे में, नॉट एब्सोल्यूट यानी 100% नहीं होता। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है कि सिर्फ रिव्यू को फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ रिव्यू करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया हुआ है, यानी मिस स्टेटमेंट तो नहीं है कहीं। यानी अगर इस हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन को शो करते हैं तो ये चीज़ हमारी कहलाती है ऑडिट। ये साथ लिखा, when the activity is performed on the historical financial statement and you are providing reasonable assurance that activity is called audit and at that point of time the standard applicable are, तो इन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी ऑडिट पर जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही दूसरा जो एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन वो देता है कि नॉट रीजनेबल बट मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये इसका क्या मतलब है? नॉट रीजनेबल बट, यानी इसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ रिव्यू करता है,
यहाँ पर सिर्फ रिव्यू करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो इस मौके पर कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे वो होते हैं स्टैंडर्ड और रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, तो पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो था एश्योरेंस पे। एश्योरेंस में जब हमने नॉन एश्योरेंस सर्विसेज देखी थी वहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ था, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जब एश्योरेंस दी जाती है तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसी में यानी ये कब अप्लाई होता है, जब आप 100% श्योर नहीं होते लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, तब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पर जब नेट रीजनेबल बट मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस आप देते हैं, एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन करते हैं, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स को अप्लाई किया जाता है तो ये देखिए यहाँ पर ओनली रिव्यू करता है और स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट को फॉलो किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होता है, यहाँ पर भी वही सीन है जैसे नॉट रीजनेबल बट मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बल्कि यहाँ पर अब देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए एंड पर इसके बारे में मैं डायग्राम भी बना के दे दूँगा तो कि कौन से स्टैंडर्ड्स कब एप्लीकेबल होते हैं वो। जैसे पहले था एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस। नॉन एश्योरेंस को फिर आगे दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। वो क्या थे कि एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस पर हमने कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई किया था, रिलेटेड सर्विसेज का। और एश्योरेंस को फिर हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल में ले गए थे। फिर हिस्टोरिकल को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था जिसको कहते हैं यानी एब्सोल्यूट बट रीजनेबल एश्योरेंस। और यहाँ पर दूसरा क्या था, नॉट रीजनेबल बट मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो इस पर सेपरेट स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो गया था, इस पर सेपरेट हो गया था, इन दोनों पर सेपरेट हो गया था। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टैंडर्ड्स। यानी ये जो डायग्राम बनी है इसको स्टैंडर्ड्स कब प्रोवाइड किए जाते हैं और कब एप्लीकेबल होते हैं, इसकी बेस पर इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड्स को कैसे इजीली याद किया जा सकता है। स्टैंडर्ड्स को इजीली कैसे याद किया जा सकता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं 100 से 99 तक के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इंट्रोडक्टरी मैटर्स पर मुनहसर करते हैं। ये जो 100 से 99 तक के मैटर्स होते हैं इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड्स। लेकिन ये अभी तक कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे ऑडिटिंग की बुक्स में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद 200 टू 299 जो होते हैं ये हमारे जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लगाया जाता है। मसलन इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 9 हमारे स्टैंडर्ड्स फॉल करते हैं। मतलब आप जब कि ऑडिट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको आ जाएगा स्टैंडर्ड 200। स्टैंडर्ड 200 क्या कहता है कि जब आप ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड 200 को डिफ़ाइन करता है। फिर जब आप नेक्स्ट आगे जाएंगे तो 210 स्टैंडर्ड आ जाता है। वो क्या परफॉर्म करता है कि एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर थर्ड स्टेप पर आपके सामने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 220 आ जाएगा, काम करते वक्त के
क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है। क्वालिटी का मतलब क्या, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी को। फिर 230 आ जाता है, वो क्या कहलाता है कि डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का है। स्टैंडर्ड 230 जो है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के हवाले से है। फिर स्टैंडर्ड 240 आ जाएगा जब आप ऑडिट करेंगे तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू फ्रॉड आ जाता है। 250 होता है कि कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। फिर स्टैंडर्ड 260 आ जाएगा, कम्युनिकेट विद गवर्नेंस। फिर 265 एंड 299। तो फर्स्ट फेज पे 100 से जो, हाँ, यानी याद करने का जो तरीका है वो इंट्रोडक्टरी का है जो अभी तक। फिर उसके बाद जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से स्टैंडर्ड है जो 9 है टोटल। फिर 300 टू 499, यानी 399 नहीं 499, ये किसके बारे में होता है? रिस्क असेसमेंट के बारे में है। रिस्क असेसमेंट के बारे में होता है और यानी रिस्क असेसमेंट, और फिर इसको इस असेस्ड रिस्क की रिस्पांस भी करना होता है। फिर 500 टू 599 जो है वो होगा हमारा ऑडिट एविडेंस के हवाले से। उसके बाद 600 टू 699 जो है यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, दूसरों का काम, यानी जो इंटरनली एम्प्लॉय होते हैं उनके काम को किस तरह, उनके काम को यूज़ कर कर आपने ऑडिट करना होता है। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने डिस्कशन की थी, तो ये चीज़ जो है हमारे ऑडिट एविडेंस पर डिपेंड करता है। 700 टू 799 क्या होता है कि एंड पर हमने रिपोर्टिंग और कंक्लूजन करनी होती है, जो कि 4 ऑडिट स्टैंडर्ड्स पर एग्जिस्ट करता है। और 800 टू 899 जो ऑडिट है हमारे, ये स्पेशल कंसिड्रेशन होते हैं जिसमें 3 ऑडिट। तो इस तरीके से हम इजीली हमारे ऑडिट स्टैंडर्ड को याद कर सकते हैं कि पहले फ़ेज़ में 100 टू 199 इंट्रोडक्टरी मैटर है जिसमें कोई स्टैंडर्ड फॉल नहीं कर रहा। फिर 200 टू 299 है जिसमें टोटल 9 MCQ और 9 स्टैंडर्ड्स हैं। फिर 300 टू 499 है जिसमें रिस्क असेसमेंट और फिर उस रिस्क को रिस्पॉन्स करना है। फिर 5 टू 599 है, वो ऑडिट एविडेंस के हवाले से हैं। 10 स्टैंडर्ड्स हैं टोटल हमारे। फिर 600 टू 699 है, 700 टू 799 है, 800 टू 899 है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 36 इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे 36 स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं। लिस्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ISA 200 हमारा जो है वो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और कंडक्ट ऑडिटेड अकॉर्डिंग्स विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर वैसे क्या होते हैं? बिजनेस से इसका लेना देना कोई नहीं होता, नो लिंक विद द बिजनेस, और अपने ओपिनियन को इंडिपेंडेंटली वो एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमारा ऑडिट का जो स्टैंडर्ड है वो है 210। ये किसके बारे में है कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में है। फिर 220 ISA यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये किसके बारे में? क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले जब लिस्ट से पहले हमने डिस्कशन की थी तो उसमें मैंने बताया फिर उसके बाद हमारा जो है 230 किसके बारे में? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद है हमारा 240 फॉल करता है। 40 जो है हमारा आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है कि डॉक्यूमेंट्स मेंटेन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड के हवाले से है। फ्रॉड के हवाले से ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ISA 240 में डिस्कस किया गया है कि वहाँ पर मेंशन है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रॉड के अगेंस्ट। फिर 250 जो है ये हमारा
कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन पर है, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से है। 260 हमारा यानी गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट, गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट के हवाले से, कम्युनिकेट विद द दोज विद चार्ज ऑफ गवर्नेंस। 265 ऑडिट है हमारा डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी जो आपका इंटरनली सिस्टम है, इसमें किसी किस्म की भी जो डेफिशिएंसी है उसके कम्युनिकेट करने के हवाले से ये स्टैंडर्ड बनाया गया। और उसके बाद इसी में लास्ट स्टैंडर्ड है हमारा 299, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 315 हमारा जो है वो है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करना ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी को समझने के बाद, और यानी एंटिटी और उसकी एनवायरनमेंट को समझने के बाद मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट। मटेरियलिटी यानी जिस तरह अकाउंटिंग में मटेरियलिटी का कंसेप्ट है, वो उसी तरह का मटेरियलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि जो चीज़, यानी मिसाल गाड़ी है, उसका सेपरेट हेड ऑफ अकाउंट होना चाहिए, मटेरियलिटी कंसेप्ट कहलाता है। इसी तरह मिसाल अगर आप एक रिफ़्रेशमेंट किसी को पिला देते हैं, पेप्सी की बोतल पिला देते हैं, तो उसके लिए आप अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये अब हमारा गाड़ी अपने परचेज़ की है, तो ये हमारी मटेरियलिटी में आएगी, ये हमारी मटेरियलिटी में नहीं आएगा। 330 स्टैंडर्ड है हमारा वो किस पर, कि ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस द रिस्क। 402 ऑडिट का स्टैंडर्ड क्या, किस चीज़ के बारे में, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। 450 है इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। 500 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ऑडिट एविडेंस के हवाले से है। 501 किसके स्टैंडर्ड जो है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड्स के बारे में कि स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। 505 जो है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। 510 जो है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इन ओपनिंग बैलेंस। 520 किस हवाले से है, एनालिटिक प्रोसीजर्स के हवाले से 520 स्टैंडर्ड है। 530 का स्टैंडर्ड जो है वो ऑडिट सैम्पलिंग के हवाले से होगा। 540 स्टैंडर्ड जो है ये ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग अनफेयर वैल्यू एस्टीमेट रिलेटेड टू डिस्क्लोजर। 550 कौन सा होगा, रिलेटेड पार्टीज़ के हवाले से, यानी इसके बारे में बताया गया होगा स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेशन और वो जो कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट मैटर में जाएंगे, डेफिनेशन वगैरह की। 570 जो है वो गोइंग कंसर्न के हवाले से होगा। फिर 580 जो है वो अकाउंटिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के हवाले से है। 600 जो है ये हमारा फॉल करता है स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 610 जो है हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। 620 जो है हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 700 हमारा जो है वो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिप्रेजेंटिंग
ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन, 705 के मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, 706 जो है वो emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in independent audit report, 710 standard ये है, 720 is all about this one, 800 special consideration के जो हैं ये हैं, ये हमारा लास्ट स्टैंडर्ड जो है एंगेजमेंट टू द रिपोर्ट समरी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे हम सेपरेट, हर एक स्टैंडर्ड को लेकर के ये स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी और एंड पर जाते जाते एक बार फिर आपसे इल्तिमास गुजारिश की जाती है कि हमारा यूट्यूब पर चैनल MHN नॉलेज के नाम से है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी भी किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो अगर हम बनाएं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको मौसूल होती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।